आज के इस डीप डाइव की शुरुआत एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट के साथ होती है। आज हमारा मेन फोकस है एक ऐसी एक्सप्लोरेशन जो किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। हम सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को थरली एनालाइज करने वाले हैं, स्पेसिफिकली मिड 18th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक का पीरियड। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टाइम फ्रेम है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री बस उन पुरानी किताबों का नाम है जो हिस्टोरियंस ने लिख दी हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही इंट्रिकेट पजल है। सही कहा, एक पजल जो मल्टीपल स्कैटर्ड पीसेस से बनती है, जैसे कि आर्काइव्स हो गए या मेमोइर्स और ट्रैवल अकाउंट्स। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स और क्रिएटिव लिटरेचर, यहाँ तक कि पेंटिंग्स भी। एग्जैक्टली ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। साथियों कि एग्जैक्टली ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, आर्काइव्स बेसिकली प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका नेचर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इंटेंशनली नहीं लिखे गए थे। मतलब उनका हिस्ट्री लिखने का कोई इरादा नहीं था? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अब लीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट थे। जब कोई ऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था तो वो बस अपना डेली पेपरवर्क पूरा कर रहा था। यही इनकी सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है। यानी इस नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जॉस्ट के अंदर एक रॉ ट्रूथ छुपा होता है। ये डॉक्यूमेंट्स मॉडर्न इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसीज ने वेरियस लेवल्स पर मेंटेन किए थे और इनमें उस वक्त का अनफिल्टर्ड सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेटा रिकॉर्ड होता गया। सही बात है। किसी भी केयरफुली क्राफ्टेड टेक्स्ट में ऑथर का बायस आ सकता है, लेकिन एक रूटीन टैक्स लेजर अपनी जगह फैक्चुअल होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम पास्ट को उन लोगों की रूटीन फाइल्स के थ्रू देख रहे हैं जो एक्चुअली उस पास्ट को चला रहे थे। अगर हम सेंट्रल लेवल पर इस स्केल को समझें तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिपोजिटरी है। और वहां के रिकॉर्ड्स की डेप्थ सच में काफी मैसिव है। मैं वही बता रही थी कि एक फैसिनेटिंग डिटेल हाईलाइट करना जरूरी है। 1767 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेम्स रेनेल को फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था। उनका मैंडेट था साइंटिफिकली अननोन रीजन्स को मैप करना। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मैप मेकिंग कभी भी सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं होती। किसी भी एक्सपैंडिंग एम्पायर के लिए मैप्स टेरिटरी पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का एक बड़ा टूल होते हैं। और रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने का भी। एग्जैक्टली। जब जेम्स रेनेल ने टेरेन को मैप किया तो उन्होंने सिर्फ रिवर्स या माउंटेन्स नहीं मार्क किए, उन्होंने ट्रेड रूट्स, लोकल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। सर्वे ऑफ इंडिया के इन रिकॉर्ड से हमें उस दौर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का ग्रैन्युलर डेटा मिलता है। लेकिन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस सिर्फ ज्योग्राफी पर नहीं रुका। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग मशीनरी में एक मैसिव साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया और वो शिफ्ट 1907 के आसपास सबसे विजिबली नोटिस किया गया। हाँ, 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद का टाइम। राइट। तब होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर एक कंप्लीटली नया सीरीज स्टार्ट किया गया जिसका नाम था होम पॉलिटिकल। सही कहा। ये स्पेसिफिकली पॉलिटिकल एंड कम्युनल इश्यूज से एक्सक्लूसिवली डील करने के लिए बनाया गया था। ये एक कॉलोनियल पावर का एक्सप्लिसिट एक्नॉलेजमेंट था कि उनका ग्रिप अब चैलेंज हो रहा है, जिससे नेशनलिस्ट मूवमेंट का इमर्जेंस साफ दिखता है। इन फाइल्स के अंदर सीक्रेट पुलिस रिपोर्ट्स और नेशनलिस्ट लीडर्स की मूवमेंट्स का ट्रैकिंग मिलता है। तो 1907 का ये डिवीजन सिर्फ एक क्लरिकल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एम्पायर का डिफेंसिव मोड में जाना था। बिल्कुल। और ये डायनामिक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं थे। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को स्टेट लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि इंडिया सिर्फ डायरेक्टली रूल ब्रिटिश प्रोविंसेस से तो बना नहीं था। सही पॉइंट है। बहुत सी इंडिपेंडेंट और प्रिंसली स्टेट्स भी थी। अगर हम सिर्फ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पर रिलाई करेंगे तो हमें प्योरली एक कॉलोनियल लेंस मिलेगा। सिर्फ ब्रिटिश नहीं बल्कि इंडियन पावर्स के रिकॉर्ड्स भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे किंगडम ऑफ लाहौर के रिकॉर्ड्स। हाँ, जो 1800 से 1849 तक के हैं, जिसे खालसा दरबार कहा जाता है। ये क्लियरली दिखाते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर एक हाईली एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा था। और मराठा हिस्ट्री को समझने के लिए पुणे का पेशवा दफ्तर काफी प्रोमिनेंट है। एग्जैक्टली। इन एलिनेशन ऑफिस के रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने एसेंशियली मराठा एम्पायर के एंटायर प्री ब्रिटिश पब्लिक आर्काइव्स को एक जगह जमा कर लिया था। ये इंडिजिनस आर्काइव्स हिस्ट्री को उस वन साइडेड नैरेटिव से बचाते हैं।
ये मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच ही एक्चुअल ट्रूथ के करीब ले जाती है। स्टेट और रीजनल हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ें तो मैं क्यूरियस हूँ आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज के बारे में, यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। ये तीनों सेंटर्स ब्रिटिश एक्सपेंशन के इनिशियल हब्स थे, पर इनके आर्काइव्स के सर्वाइवल में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं। यहाँ एक ड्रामेटिक डिटेल मेंशन करनी है कि फोर्ट विलियम्स यानी बंगाल के अर्ली रिकॉर्ड्स 1756 में सैक ऑफ कलकत्ता के दौरान लॉस्ट हो गए थे। और इस हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी के ब्रेक होने का इम्पैक्ट मैसिव होता है हिस्टोरियंस के लिए। ये एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। लेकिन इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मद्रास प्रेसिडेंसी के फोर्ट सेंट जॉर्ज के आर्काइव्स 1670 से अभी तक अवेलेबल हैं। उनका एक अनइंटरप्टेड टाइमलाइन मौजूद है। और इन्हीं प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स के अंदर जुडिशियल रिकॉर्ड्स का एक बहुत ही यूनिक सबसेट मिलता है। अगर हम एक एनालिटिकल लेंस ऐड करें तो मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो 1689 से बिगिनिंग करता है, वो अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स हैं। जुडिशियल रिकॉर्ड सच में सोसाइटी के बहुत क्लोज होते हैं। सुनने में ड्राई लगते हैं, पर इनमें प्रोबेट्स और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होते थे। इन टर्म्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। प्रोबेट्स बेसिकली एक लीगल प्रोसेस होता है जहां एक डिसीज्ड पर्सन की विल को कोर्ट वैलिडेट करती है, और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तब इशू होते हैं जब कोई बिना विल बनाए गुजर जाता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में एक इंसान की सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स की लिस्ट होती थी। ये सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशंस के इन्वेस्टिगेटिंग स्टडीज के लिए काफी यूजफुल है। पता चलता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। बिल्कुल, क्लास स्ट्रगल्स और लैंड डिस्प्यूट्स की डीपली रिवीलिंग डिटेल्स मिलती हैं। अब अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर निकलें तो मैं थोड़ा अमेज साउंड कर रही हूँ कि इंडियन हिस्ट्री का डेटा दुनिया भर में फैला हुआ है। फॉरेन रिपोजिटरीज को एक्सप्लोर किए बिना हिस्ट्री मिसिंग रहती है। सही कहा। सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यहाँ नहीं थे, दूसरी यूरोपियन पावर्स का डेटा दुनिया भर के आर्काइव्स में स्टोर्ड है। आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स देख लीजिए। पोर्चुगीज रिकॉर्ड्स गोवा में हैं, जो सीधा लिस्बन से आते थे। और डच रिकॉर्ड्स कोचिन और मालाबार में थे, हाँ, जो बाद में अब्जॉर्ब हो गए। फ्रेंच अथॉरिटीज ने अलग अप्रोच ली। उनके रिकॉर्ड्स चंदन नगर और पौंडीचेरी से पेरिस चले गए। यहाँ तक कि डेनिश सेटलमेंट्स के रिकॉर्ड्स कोपेनहेगन ट्रांसफर हो गए। ये सच में एक इमेंस ग्लोबल पजल बन जाता है। और इन फॉरेन रिपोजिटरीज में सबसे डोमिनेंट ऑब्वियसली इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, जो लंदन में हाउस्ड हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो आर्काइव्स नेशनल, जो पेरिस में है, और द हेग में राइक्स आर्काइव, इनमें हिस्टोरिकल मटेरियल का कितना बड़ा खजाना मौजूद है। ये सब टॉप डाउन इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज दिखाते हैं। पर इन इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स की एक लिमिटेशन है ना। ये फाइल्स आपको ये नहीं बताएंगी कि आम जनता उस स्टेट के बारे में क्या सोच रही थी। पब्लिक का डिसेंट या आइडियोलॉजिकल डिबेट्स कैप्चर नहीं होते थे। एग्जैक्टली। उस पब्लिक सेंटिमेंट को समझने के लिए हमें पावर ऑफ द प्रेस यानी न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। Here's where it gets really interesting. इंडियन प्रिंट मीडिया की शुरुआत एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की तरह थी। 1776 में विलियम बोल्ट्स ने पहला अटेम्प्ट किया, बट वो फेल रहा। लेकिन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर निकाला। हाँ, द बंगाल गैजेट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। और इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। ये इतना क्रूशल क्यों है, मैं समझाता हूँ। हिकी का प्रेस सिर्फ 2 साल में सीज कर लिया गया था, ओइंग टू आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उन्होंने टॉप ऑफिशियल्स पर डायरेक्टली करप्शन के एक्यूजेशंस लगाए थे। बिल्कुल। और ये अर्ली सेंसरशिप दिखाता है। ये प्रेसिडेंट सेट करता है कि स्टेट कंट्रोल और मीडिया इंडिपेंडेंस के बीच का फ्रिक्शन कैसा था। फिर 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक आते आते इंडियन मीडिया में एक मैसिव नेशनलिस्ट एक्सप्लोजन हुआ। मैं नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस की एक रैपिड फायर लिस्ट देना चाहूंगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग फादर्स द्वारा स्टार्ट किए गए थे। जरूर। जैसे जी सुब्रमण्य अय्यर का द हिंदू, मोतीलाल घोष द्वारा फाउंडेड अमृता बाजार पत्रिका, और बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा। ये सब फ्रीडम स्ट्रगल की बैकबोन बन गए। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडियन नेशनलिस्ट्स ने अब्रॉड भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए नेशनलिज्म को फ्यूल करने के लिए। ये इंटरनेशनल डिसेंट का एक बड़ा नेटवर्क था। सर्वेलेंस से बचने के लिए, राइट? हाँ। एग्जाम्पल के तौर पर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स शुरू किया। पेरिस में मैडम कामा ने वंदे मातरम, और सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर रन किया। इन सब ने ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा को यूनिफाई किया। ये तो हुई पॉलिटिकल और प्रिंट मीडिया की बात, पर ब्रीफली मेंशन करना जरूरी है कि मेमोइर्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट से भी बहुत इंसाइट मिलती है।
जो गैप ऑफिशियल आर्काइव्स में था वो इन पर्सनल नैरेटिव्स ने फिल किया, सही बात है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज या ब्रिटिश ट्रैवलर्स। हाँ, जैसे बिशप हेबर और एबे डुबुए या फिर जॉर्ज फॉस्टर और अलेक्जेंडर बर्न्स। इनके ट्रैवल अकाउंट से उस वक्त की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कितनी यूनिक डिटेल्स मिलती हैं, जैसे बाजार में क्या बिक रहा था या लोअर क्लासेस के स्ट्रगल्स क्या थे। ये बिल्कुल ड्राई स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, ये डीपली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस थे जो आर्काइव्स कभी कैप्चर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और जब हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात कर ही रहे हैं तो आर्ट, लिटरेचर और ओरल हिस्ट्री यानी द कल्चरल मिरर को कैसे भूल सकते हैं। यो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन समझने के लिए सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। बिल्कुल, क्रिएटिव लिटरेचर इसका एक बड़ा हिस्सा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवल आनंद मठ जो 1882 में आया था, उसमें सन्यासी रिवोल्ट का डिपिक्शन एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि लिटरेचर कैसे हिस्ट्री को कैप्चर करता है। हालांकि ये फिक्शन था, पर इसने एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट को बहुत पावरफुली शेप किया। और लिटरेचर के साथ साथ पेंटिंग्स एज हिस्टोरिकल सोर्सेज का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम के आर्ट स्टाइल्स जैसे कंपनी पेंटिंग्स, जहां इंडियन आर्टिस्ट्स एक्सोटिक सोवेनियर्स बनाते थे, और पटना कलम, जिसमें एवरीडे कॉमनर्स और आर्टिजन्स की लाइफ कैप्चर होती थी। यहाँ 1857 म्यूटिनी के दो कॉन्ट्रास्टिंग ब्रिटिश पेंटिंग्स का कंपैरिजन करना काफी रिवीलिंग होगा। एक तरफ थॉमस जोन्स बाकर की पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ। इस आर्टवर्क में प्योरली ब्रिटिश हीरोज को कमेमोरेट किया गया है, एक पावर और डोमिनेशन का स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। और उसके ठीक ऑपोजिट जोसेफ नोएल पैटन की पेंटिंग है इन मेमोरियम, जो इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन को हेल्पलेस और इनोसेंट दिखाती है, एक डार्क बेसमेंट में। दोनों का इंटेंट अलग था। ये दिखाता है कि आर्ट कैसे स्पेसिफिक इमोशंस और वर्ल्ड व्यूज प्रोवोक करने के लिए यूज होती थी। इन मेमोरियम सिर्फ एक सीन नहीं दिखा रही थी, वो सिंपैथी और रिवेंज प्रोवोक करने का एक टूल थी ताकि रिटेलिएटरी वायलेंस को जस्टिफाई किया जा सके। पर जहां ऐसी प्रोपोगेंडा आर्ट थी, वहां इंडियन आर्टिस्टिक रिस्पॉन्स भी था। अगर हम एक लोकल पर्सपेक्टिव ऐड करें तो कैलकाटा की काली घाट पेंटिंग्स एक बड़ा एग्जाम्पल है। ये प्राइमरीली सोशल इविल्स और सोसाइटी में हो रहे नए चेंजेस जैसे बाबू कल्चर को सैटिराइज करती थी। ये एक तरह का विजुअल क्रिटिक था आम आदमी का। फिर इसके बाद एक फॉर्मल मूवमेंट आया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, लेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये स्ट्रिक्टली ग्रोइंग नेशनलिज्म से डीपली इंस्पायर्ड था। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल्स को रिजेक्ट करके इंडियन ट्रेडिशंस को रिवाइव किया, जिसने प्रूव किया कि एस्थेटिक्स और पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड थे। नेशनलिज्म कैनवस पर पेंट हो रहा था। अब इन सब विजुअल और रिटन सोर्सेस के अलावा एक आखिरी कैटेगरी बचती है, ओरल एविडेंस की। ये डेफिनेटली हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन की बाउंड्रीज ब्रॉडन करने में मदद करती है। पर्सनल रेमिनिसेंस या ओरल हिस्ट्री उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की वॉइस देती है जो फाइल्स में नहीं होती। जनरेशन टू जनरेशन जो कहानियां पास होती हैं। हाँ, पर एक चीज है, हिस्टोरियंस इसकी वेरासिटी यानी सच्चाई पर हमेशा थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी वक्त के साथ फेड हो सकती है और बायसेस ऐड हो सकते हैं। इसीलिए इसे दूसरे सोर्सेज के साथ क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज के इस डीप डाइव को अगर हम सम अप करें तो एक बात साफ है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सिर्फ एक सिंगल नैरेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत सारे थ्रेड्स से बनी एक टैपेस्ट्री है। सही कहा। ये सेंट्रल आर्काइव्स के स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स, सीज्ड न्यूज़पेपर्स की रिबेलियस आवाजों और 1857 के म्यूटिनी की इमोशनल पेंटिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन है। हर सोर्स एक पिलर का काम करता है। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। मल्टीपल पर्सपेक्टिव से ही सच्ची हिस्टोरिकल पिक्चर क्लियर होती है। एक आइसोलेटेड लेंस हमेशा एक डिस्टॉर्टेड व्यू ही देगा। इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके ही हम मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को समझ सकते हैं। ये सच में एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है, और इस डिस्कशन ने मुझे एक अलग ही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आज के हिस्टोरिकली क्रूशल डॉक्यूमेंट्स यानी आर्काइव्स डेलिबरेटली फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं बनाए गए थे, उनमें जीरो हिस्टोरिकल इंटेंट था, तो मॉडर्न डे में जो हम डेली डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, हमारे ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और बैकएंड सर्वर लॉग्स, क्या वही 200 साल बाद आने वाले हिस्टोरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनेंगे? क्या हमारा अनइंटेंशनल डेटा हमारी हिस्ट्री लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस को एक नए फ्रेम में रखता है। आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिस्ट्री पास्ट में नहीं, शायद हमारे सर्वर लॉग्स में लिखी जा रही है।